आज 8 अगस्त को केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर आई, वक्फ बिल, जिसके जरिए 1923 का जो वक्फ कानून था उसे खत्म करना इसका मकसद था। और 1995 में जो असीमित शक्तियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, उसमें कुछ संशोधन होने थे। वक्फ बोर्ड का नाम भी बदला जाना था। लोकसभा में इस बिल को पेश किया किरण रिजिजू ने, जो केंद्रीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने। उसके बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जितने भी विपक्षी दल हैं सभी ने इसका विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि इस बिल को वापस कर देना चाहिए या फिर इसे जेपीसी में भेज देना चाहिए। उसके बाद सभी विपक्षी दलों की बात मानते हुए किरण रिजिजू ने वैसा ही किया और इस बिल को जेपीसी कमेटी को भेज दिया है, जिस पर अब विचार होगा। सभी दल की सहमति अगर बनेगी उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। तो क्या कुछ कहानी रही, ऐसा क्यों हुआ? जब सरकार इस बिल को सरकार ने पेश किया तो पास क्यों नहीं करवाया, जबकि उसके पास लोकसभा में पूरा समर्थन है, पूरा बहुमत है? तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये सरकार की मंशा कुछ समझ नहीं आई। देखिए, दो बातें हैं। सुबह से जब तक ये बिल पेश नहीं हुआ था तब से पूरा सोशल मीडिया खंगालिए, और वो राइट विंग्स में इतनी खुशी कि ये ला रही है, ऐतिहासिक बिल ला रही है, बदल देगी, मोदी शेर है, बब्बर है, क्या क्या। अचानक बिल पेश होता है, सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, जेडीयू इसके साथ है, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू साथ है, और बाकी जो दल हैं वो तो साथ हैं ही, चाहे शिंदे गुट वाली शिवसेना, सब कुछ। बहुत आसान था सरकार के लिए पास करा देना। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, हमेशा बोलता हूं, खेल गई सरकार, आ गई कांग्रेस की तरह राजनीति करना। वो मतलब 10 साल सत्ता में रह लिए ना, इनको पता है कि क्या होता है। लग गया लुटियंस का चस्का। वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों को बता भी दिया, सेंटिमेंटली मोबिलाइज भी कर लिया, और फिर खुद ही जेपीसी के पास भेज भी दिया। अब आप कहेंगे अपोजिशन मांग कर रहा था। भैया, अपोजिशन की कब से सुनने लगे? 370 भी मांग कर रहा था अपोजिशन। सुन लिया? सीए की भी मांग कर रहा था। हाँ, अपोजिशन। तो कुछ बातें ऐसी होती है ना कि मतलब कार्ल मार्क्स ने कहा था, हालांकि मैं उनके सभी सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं, उन्होंने कहा था कि धर्म एक अफीम है और उसे चाटने के बाद आदमी मंदहोश हो जाता है। तो बीच बीच में ये कुछ ऐसा करते रहते हैं, चटाते रहते हैं, ताकि इनके समर्थक मदहोश होकर रहे। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये नशा अब कमजोर पड़ने लगा है? 303 के बाद 240। देखिए, मोदी 3 जो मोदी सरकार जो थर्ड टर्म्स है, उसका पहला बड़ा बिल था ये। और पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एक भी बिल को नहीं भेजा है जेपीसी के पास मोदी सरकार ने। ये गुजरात से लेकर आज तक का मोदी जितने वक्त तक पद पे रहे हैं, ये शायद पहला मौका है कि सरकार ही इस बिल को जेपीसी में भेज रही है। किरण रिजिजू ने भेज दिया। क्यों? किसी को नहीं पता। अगर आप ये कहेंगे कि अपोजिशन की मांग थी, तो अपोजिशन की कई ऐसी सारी मांग है जिसका आपने पहले नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है, मोदी पार्ट 3 गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा एनडीए पार्ट के काम कर रही है। एनडीए पार्ट 3 का ये। हाँ, मोदी पहला दूसरा था, ये अगर 3.0 होता तो शायद तस्वीर देखिए, सबसे मुश्किल था चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू को मनाना, और वो ऑलरेडी समर्थन कर रहे हैं। भाई, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, और कहीं इसी शर्त पे तो नहीं किया उन्होंने कि हम इसको जो है लेकर पेश करेंगे लेकिन पास नहीं करेंगे, आप लोग समर्थन करिए। अभी इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि खेल गई। अब मुझे नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या डील हुई। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब देखिएगा, वही सोशल मीडिया पे सुबह से जो बाहें चढ़ाकर पीठ थपथपा रहे थे, देखिएगा उनका मेल्टडाउन। हाय, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मोदी में ताकत नहीं रही, अमित शाह ने ये कर दिया, योगी बाबा को लाओ, तो अब हेमंत विश्व शर्मा को लाओ, अब इनसे काम नहीं चल, यही सब होगा। अमित शाह ने बिल पेश क्यों नहीं किया? जितने भी बड़े बिल होते हैं अक्सर अमित शाह आते, हमने जितना देखा पिछले 10 साल में। आज किरण रिजिजू क्यों? इसलिए कि पास नहीं करवाना था। अगर क्रेडिट लेना होता तो अमित शाह बोलने के लिए खड़े होते,
जेपीसी के में भेजना था, पहले ही से तय कर चुकी थी कि जेपीसी में भेजेंगे, तो किरण रिजिजू को खड़ा कर दिया उसमें, चला दिया बंदूक कंधे पर रहकर। मैंने इसलिए कहा ना कि अब ये लुटियंस दिल्ली में फिट कर चुके हैं, अब आउटसाइडर नहीं रहे। अब मोदी जी होंगे पर अमित शाह तो बिल्कुल नहीं रहे। इनको कांग्रेस की तरह राजनीति करना आ गया। अब ये जब जब बंगाल जाएंगे अमित शाह बोलेंगे सीए एनआरसी लागू करके रहेंगे, तो करो ना। करेंगे नहीं, खेलना है। राजनीति में मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, उनको बचा कर रखा जाता है जमीन में गाड़ कर, कि जब जरूरत पड़े तो निकाल कर इस्तेमाल कर ले। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया ना, अब तो वो मुद्दा रहा नहीं। तो अयोध्या फैजाबाद से पूरा इलाका खत्म, हार गए। अब बेचारे सीए भी एनआरसी भी कर दें, वह बोर्ड भी पास कर दे, तो उसके बाद क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। 144 करोड़ की जनसंख्या, कुछ ना कुछ मुद्दे तो रहेंगे। मुद्दे रहेंगे, लेकिन ये तो पाल के रखेंगे ना इसको, हमारा कोर एजेंडा। वह बोर्ड तो हमने लाने की कोशिश की जी, लेकिन विरोध के कारण हमें मजबूरी वश ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। अब बताओ हम क्या करें? आम आदमी शायद इतना पागल अब नहीं रह गया है जितना 2019-14 में था, इसलिए तो 241 हो गए। मजा नहीं आ रहा है, मैं सही बात बोलता हूं। आप एक बीजेपी के आम समर्थक के पास जाओ और पूछो कि 2014 वाला उत्साह, 2019 वाला उत्साह है क्या? मतलब ऐसे ही ढीले ढाले, सबका साथ सबका विश्वास, और वो पसमानदा सम्मेलन, मोदी भाईजान। अरे मोदी अगर शुरू से इस तरह होते तो इनको देश की जनता ने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत सेकुलर और सबके लेके हो। इसलिए मैंने कहा अब आदत लग गई। अच्छा, आपने चस्के की बात की अभी, वो चस्का क्या है? देखिए, एक कल्चर है दिल्ली की राजनीति का और लुटियंस का। मैं आसान भाषा में समझाता हूं। सोनिया गांधी ने एक बार बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री हो जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं। अरुण जेटली हो जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं। सुषमा स्वराज हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं। वेंकैया नायडू, कोई परेशानी। ये गुजरात से आके मोदी नहीं होना चाहिए। अब पूछिए क्या सिस्टम है लुटियंस दिल्ली का? 2 काम आप हमारे करते हो, 2 काम हम आपके करते हैं, म्यूचुअली होता है। एक्टिंग कर लेंगे लड़ने का। उसमें मोदी फिट नहीं थे, इसलिए देश की जनता पसंद कर रही थी। अमित शाह फिट हो गए। आई एम सॉरी टू से। जो कांग्रेस को 30 साल के आसपास करप्ट होने में लगे सत्ता में आने के बाद, माफ कीजिएगा, बीजेपी को 10 साल में ही वो घुन लगना शुरू हो गया है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आप बात कीजिए कभी अकेले बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से, छोटे नेताओं से। अब वहां यही बात हो रही जो कांग्रेस में होती थी, पहुंचाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये बात मैं नहीं बोलूंगा क्या पहुंचाना पड़ेगा क्या देते हैं, लेकिन आ गया, यहां भी आ गया। और कांग्रेस के एक नेता ने तो लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि आप कहते हो 241 है, 241 है, उसमें से 100 तो हमारे हैं, कांग्रेसी हैं। आपके ओरिजिनल वाले तो 140 ही हैं। तो क्या फर्क रहा? अच्छा, जैसे जेपीसी में भेज दिया, अब इसका भविष्य क्या है बिल का? कुछ नहीं। जेपीसी में ज्वाइंट प्रक्रिया है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें सभी दलों के सांसद होते हैं। सभी दलों के सांसद बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक राय पर आएंगे, तब फिर से जेपीसी रिकमेंडेशंस देगी, वो आएगा, फिर से पार्लियामेंट में रखा जाएगा, तब अगर पास हुआ तो होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा तब होगा। उसके बाद पता चला कि तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब प्रेसिडेंट के साइन के साथ ये गैजेट बनता है। लेकिन जेपीसी में जाने का मतलब ये है कि गया लटका। मतलब मान ले कि लॉलीपॉप दे दिया, अब चूसते रहिए, साल 2 साल 4 साल। नहीं, चुनाव है ना, 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, हाँ, जहां वह बोर्ड की जमीनों को लेकर बहुत सारा विवाद है, हरियाणा में है, हाँ, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का हो गया ये मुद्दा। तो बोलेंगे ना कि हम तो लाए थे जी। नहीं, अगर कर देते तो फिर ज्यादा बेहतर रहता, मुझे लगता है कि हमने कर दिया। देश के लिए देखिए बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था। बहुत सारे लोग, वह बोर्ड कोई विवादित नहीं था, सरकार पास कराने की क्षमता रखती थी और बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस इसमें आए थे। 70 ग्रुप से बात की, जैसा कि सब कुछ बातचीत, सब खुद मंत्री बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं,
हाँ कि हमने सबसे कंसल्टेशन किया, अलग अलग ग्रुप से बात की, जो रिकमेंडेशन था उसको कि सब कुछ सही था, फिर क्या दिक्कत हुई? और आप ही भेज रहे हो। सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू ने भेजा इसे जेपीएस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। कोई ऐसा दबाव नहीं था। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में पहला ऐसा बिल है जो खुद ही जेपीसी के पास भेज दिया? समझ में नहीं आता है क्या? वही तो मैं कह रहा हूं कि अब जनता इतनी पागल नहीं रह गई है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर आपको वोट करेगी। वो देखती है इन चीजों को। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारा है। कोई आदमी बोलता है कि जुडिशरी में सुधार के लिए कुछ करेंगे। ये वक्फ बोर्ड वाला था। बांग्लादेशी अपने बॉर्डर के आसपास जो सारे डेमोग्राफिक चेंज है वो बहुत बड़ा इशू है, मतलब उसको सीए एनआरसी से जोड़ सकते हैं। और भी, लेकिन देखिए करेंगे तब तो। मेरी उम्मीद अभी भी कायम है, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लिंक कमजोर हो रही है कि पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे। जो है वो क्षीण हो रही है धीरे ना। वो जो बिलीफ था ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वो अब सब कुछ नहीं मुमकिन लगता है कि वो भी अब खेलना सीख गए। और मोदी का तो नहीं, लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये नड्डा, ये अमित शाह वगैरह, राजीव गांधी बुरे नहीं थे, वो बदनाम हुए अर्जुन सिंह वगैरह के वजह से। इंदिरा गांधी बुरी नहीं थी, वो संजय गांधी की वजह से बदनाम हुआ। मोदी बुरे नहीं हैं, लेकिन भगवान न करें कि वो अमित शाह और नड्डा की वजह से बदनाम हो जाए। ये मतलब बिना चाहे अनजाने में योगी आदित्यनाथ के लिए जमीन तैयार तो नहीं कर रहे हैं? किसी नेता का मैं नाम क्यों लूं? पता नहीं कि योगी आदित्यनाथ बनने नहीं, वाले जिस तरीके से लोकप्रियता है, नहीं, आम जनमानस में बात है। देखिए, मैं बताऊं, आप भारत का इतिहास उठाकर देख लिए, गांधी कब तक गांधी बने? जब तक उन्होंने अच्छा, गांधी मदरसे में रह सकते थे, वो आश्रम में क्यों रहे? वो भजन क्यों किए? वो तो कलमा भी पढ़ सकते थे, सेकुलर ज्यादा दिख रहे हैं। तब तक गांधी बनते रहे जब तक हिंदुस्तानी तहजीब को वो अपने करीब रखे, ग्रामीण पृष्ठभूमि परिवेश में रहे। हाँ, वैष्णव जन आश्रम। उनका पतन तब से हुआ जब ईश्वर अल्लाह, मतलब आज़ादी के बाद से थोड़ा पहले ही से होना शुरू हो गया था। उसके बाद आइए, इंदिरा गांधी देवी दुर्गा कब बने? गले में रुद्राक्षी माला, हर मंदिर के दर्शन किए थे उस दौरान, चुनाव के पहले। इसलिए प्रचंड बहुमत आया। लेकिन बदनाम कब हुई? वही संजय गांधी, बाद में फिर सेकुलर बनने की चाह। राजीव गांधी टेक्नोक्रेट, स्वच्छ छवि, सब कुछ ठीक है। बदनाम कब हुए? शाहबानो प्रकरण के बाद। मोदी जी बहुत अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट, गोधरा कब गए, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाया, ये किया वो किया। बदनामी या फिर ताकत कब होनी शुरू हो गई? पसमंदा सम्मेलन, मोदी भाईजान, इस तरह करने लगे। जितना ज्यादा बार सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते रहेंगे, उतना ये कमजोर होते चले जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ये सोना का महल बना के भी दे देंगे ना, ये मेरा शब्द नहीं है, गिलानी साहब का शब्द है। मोदी सोने की रोड और सोना का महल बना के भी दे देगा, फिर भी एक मुसलमान वोट नहीं करेगा। सच्चाई है। जो मुसलमान अटल बिहारी वाजपेयी को वोट नहीं देगा, वो मोदी को दे देगा वोट। कुछ भी कर लेंगे, नहीं देगा। और ये बात जहन में अगर काश आराम से बैठ जाता, तो फिर अपने स्पष्ट नीति के साथ चलते रहते। और शायद अभी भी नहीं बैठ रहा है। लालच सत्ता का नहीं, मेरी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, इंटरनेशनली मैं वेल रिक्लेम्ड हो जाऊंगा। हो सकता है कि अभी मैं एक देख रहा था, सोशल मीडिया पर कह रहा था कि मोदी रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सकते हैं। तो एक थी बोल रही थी, पापा से बोलो कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं का कत्लेआम रुकवा दें। ये तो छोटा सा देश है, पड़ोस में है। तो वहीं से आलोचना शुरू हो गई है। जिनका जो कोर समर्थक थे, वही अब धीरे धीरे उनका बिलीफ टूट रहा है। अभी भी हटे नहीं है, कमजोर हुआ है कि अब कुछ भी कर लेगा मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो सरकार का जो फैसला रहा जेपीसी में वक्फ बिल को भेजने का, वो आम जनमानस के समझ से बहुत परे है। किस मंशा के साथ सरकार ने ये किया है, आने वाले वक्त में पेश करेगी सरकार इसे, दोबारा से पास करवाएगी नहीं करवाएगी, या फिर किसी और चीज का इंतजार है? अभी राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं, उन पर चुनाव होना है, क्या उसका भी इंतजार है? या जो भी कुछ मंशा सरकार की है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। बाकी
इस पर, इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर और सरकार के इस कदम पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।